आसिफ खान कर दें, इसके बाद ये उधर जा रहे हैं मीटिंग में, इसके बाद आप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने हमें मौका दिया बात करने का। सिंस ये इजलास सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात बने हुए हैं उसके हवाले से बुलाया गया है, और अभी भी एज वी स्पीक मैं एक मीटिंग छोड़ के आया हूँ जो स्पेशल कमेटी बनी है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ स्पीकर साहब, वो अभी कन्वीन हो रही है और साथ उसमें आईजी भी हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं। सर मैं थोड़ा सा, सिंस मेरा ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है और वो जो एक हब उसको कह लें, या एक ऐसा अफेक्टेड एरिया पिछले 24 साल से जिसने सिर्फ एक मेहम देखा है और जी आसिफ खान कंटिन्यू करें। तो सर मेरा ताल्लुक साउथ वज़ीरिस्तान से और पिछले 22 साल से वहाँ पे ऑपरेशन बतदरीज, मल्टीपल ऑपरेशंस, बार बार ऑपरेशंस, और अभी फिर जो है ऑपरेशन की फ़िज़ा सिर्फ साउथ वज़ीरिस्तान में नहीं लेकिन नीचे आपका टांग, डीआई खान, बन्नू, लकी, कोहाट, करक जैसी जगह, बाजावर से लेके मोमंद, खैबर आपके सामने तेरा, तो उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है कौम के दरमियान और हमारे LEAs के दरमियान, हमारे इदारों के दरमियान, उसकी वजूहात पे कोशिश करूँगा थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँ। लेकिन सर सबसे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँगा। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है लगभग 4000 एहलकारों पे मुश्तमिल है, और ये अमूमन वो एहलकार हैं कि जो मर्जर के बाद विदाउट एनी प्लानिंग हमने उनको जो है ना खासेदारों से हम उनको जो है डायरेक्ट पुलिस फोर्स में ले आए, विदाउट एनी ड्यू diligence or the process where we can identify the educated and the non-educated lot, where we can identify the officer cadre and the non-officer cadre। तो सर जुल्म उस टाइम ये हुआ कि हम उसको गीटियाँ कहते हैं सर, ये जो आप सब इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर DSP होता है सर, वो उसकी कीमत होती थी, हर घंटे की, हर स्टार की एक कीमत होती थी, और ये रिकॉर्ड की बातें हैं, कोई छुपी ढकी छुपी बातें नहीं है। वो हो गया, आपने मर्जर कर दिया, 60-65 लाख लोगों को आपने विदाउट एनी कंसेंट के, उनके किसी उसके रेफरेंडम के या उनसे पूछताछ किए बगैर बंद कमरों में आपने फैसले किए और आपने कहा जी मार्च कर लो इस गरीब सूबे को जो 20 साल से क्या 1979 से वो जो है ये दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे जो अफगान महाजरीन था उनका सबसे बड़ा ये होस्ट रहा है और अभी तक है, और हमारी जो और हमारी औकात इतनी है कि जब बात होती है क्रॉस बॉर्डर, या अभी जो बात हुई है, आई एम श्योर आपसे बड़ा फोरम यहाँ पे नहीं है नेशनल असेंबली का, इवन आपको भी पता नहीं होगा कि कतर में क्या बात हुई है, एंड उसके बाद आपकी जो है तुर्किया में क्या बात हुई है। वी हैव नो आइडिया कि उधर क्या बातें हुई हैं, और गए कौन है वो आपको पता है कि जो लोग गए हैं उन्होंने क्या बातें की होंगी। तो 4-4.5 करोड़ का सूबा, माई पॉपुलेशन इज मोर देन कैलिफोर्निया बाय।
तो वहां पे हम बातें किससे कर रहे हैं सर? और हमारी आप हालात देख लें जिस पे मैं आ रहा हूं कि मेरा डीपीओ जो वहां पे है, जिसको जबरदस्ती टांग से खींच के उन्होंने सरारोगा में एक कैटेगरी डी हॉस्पिटल, सिंस दैट वाज कवर्ड एंड मैन्ड बाय साथ ही ब्रिगेड का दफ्तर है, तो उन्होंने दीवार बड़ी करके तो उन्होंने वो कैटेगरी डी का हॉस्पिटल डीपीओ साहब को दे दिया। तो डीपीओ वहां पे होते हैं, आई एम नथिंग अगेंस्ट डीपीओ, कोई भी होगा, लेकिन सर अब वहां पे लोग मुझे क्या कहते हैं, आपको 1.5 साल हो गए, अस्पताल हमारे बंद है, आप में हिम्मत है तो हम ये अस्पताल खोल के दिखाएं जहां पे डीपीओ बैठा है। अब डीपीओ बेचारे की मजबूरी है, ठीक है, एक 4000 की मेरी फोर्स है जिसको आपने जम किया बगैर ड्यू डिलिजेंस के। मतलब आप लोग मजाक की इंतहा देखें ना हमारे साथ। आपने हमें मर्ज किया 4-4.5 सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट का, बाकी को छोड़ें, उसके बाद कोई पता नहीं कि अफसर कौन, नालायक कौन कौन। अब एक मुझे पीएसपी का अफसर बता दें जो भी ट्राइबल एरिया में, मे बी खैबर वगैरह में, आई डोंट नो। और जब से मर्जर हुआ है कितने पीएसपी अफसरान ने स्पेशली साउथ वजीरिस्तान में और नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्यूटियां की, उनको निकालें जिनको सजा के तौर पे भेजा गया था। मैं उनके अफसरों को 1-2 के मैं नाम जानता हूं जिनको यहां पे उन्होंने किसी बड़े की बात नहीं मानी, ठीक है, और उसने उठा के उनको साउथ वजीरिस्तान शिफ्ट कर दिया, 60-1.5 साल उधर है। ना आपका कोई एएसपी लेवल का, ना आपको कोई एसपी लेवल का, ना एसएसपी लेवल का जो है वहां पे आपको ये जो पीएसपी अफसरान है नजर आएंगे, आपको ये रैंकर्स मिलेंगे जो अपनी जान की बाजी लगा के एक, और दूसरे वो जो कहते हैं कि यार ब्लैक वॉर इकोनॉमी है, दबा 1.5 साल गुजारूंगा, 30-35 करोड़ रुपए कमाऊंगा एंड दिस इज ऑल फॉर माई लाइफ, और यही मेरी जमा पूंजी है जिसको मैंने आगे जाके खर्च करना है। तो ये हमारे हालात हैं, ये हमारी वहां पे पोजीशन है सर, ठीक है। तो पुलिस जब मेरी एक कैटेगरी डी हॉस्पिटल में वहां पे रह रही होगी, ठीक है, उसको कवर जो है मेरा ब्रिगेड कमांडर ने दिया होगा सरारोगा के, तो मैं उस बेचारे से क्या एक्सपेक्ट करूंगा, और मैं क्यों करूं उससे, कि उसकी पहुंच कितनी होगी लोगों की जो आके अपना मसला बताएंगे। अच्छा, फिर वहां पे जो हमने जब पॉलिटिकल एजेंट से हम निकल के ये हम अपनी जुडिशरी की तरफ आए और मजिस्ट्रेटल सारी हमने उनको पावर्स दी, तो आपको सर हैरानगी होगी कि आपको मर्ज हुए ये 8वां साल है, गालिबन 2018 में हुआ था, और जिस तरीके से हम हुए थे मैं पूरी रात उसके बारे में बात कर सकता हूं, जुल्म की इंतहा। सर आप उधर सर जो जिस तरह वो ट्रीट करते हैं पुलिस वाले, जिस तरह एफआईआरें उन्होंने दर्ज की 9 मई के बाद, कि जिस तरह एक छोटा सा इदारा पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को कवर करता था, एक 17वें ग्रेड का अफसर, और फिर उन्होंने जिस किस्म के फ्रिवलस केसेस में लोगों को उनकी अस्मतें खराब की, इंस्टेड के हम दहशतगर्दों को पकड़ें, उनको जो हम इम्प्लीकेट करें, उनके हम केसेस चलाएं, ठीक है, हम रादर उन सिविलियंस में पड़ गए जिनका किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से ताल्लुक था। और आज भी वही हो रहा है, वो पर्टिकुलर पार्टी जिसका टीवी पे कोई नाम नहीं ले सकता, 4.5 करोड़ अवाम में, सिर्फ मैं सूबे की बात करूं, पाकिस्तान को छोड़ें, मोर देन 90% का मैंडेट वो लेके आई। आज उसके साथ क्या हो रहा है कि उनको ये नहीं पता कि हमने मुज़ाकरात किसके साथ करने, हम ऑपरेशन क्यों नहीं रोका जा रहा, ये जो 20 साल ऑपरेशन है इसका हिसाब कौन देगा, और जो डेली के हिसाब से हमारी फौज के नौजवान, हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे इर्द गिर्द के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बूढ़ी औरतें उसमें जो शहीद हो रही हैं या मारी जा रही हैं, जो भी नाम हम उनको दें, उनका हम क्या हल ढूंढेंगे सर? एक कांस्टेबल जो बड़ी मुश्किल से भर्ती होता है, आपको पता है यहां पे भर्तियां किस तरह होती हैं सर, एक कांस्टेबल जिसका बच्चे होंगे वो मर जाता है सर रास्ते में आईडी में, उसके 3-4 बच्चे होने, उसकी माँ बाप होगी, खानदान पाल रहा होगा, 50-60 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होगी, और अगर किसी अच्छे थाने में है तो शायद ज्यादा हो। वो जब मरता है सर, उसके बच्चों का क्या हाल है? हमारी सोशल सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है, हम कोई इतने तगड़े लोग हैं कि हम उसके बच्चों को पूरी उम्र जो है हम खड़ा कर सके अपने पांव के ऊपर, फिर उससे माशरा खराब होता है। फिर वो जब बच्चे उम्र भर जब देखेंगे ये लड़ाइयां झगड़े, तो फिर वो सर पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें नहीं करेंगे, फिर उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन बड़े ऐवानों में हम इनको नहीं बता पाते। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें, पुलिस फ्रंट वॉरियर्स हैं हमारे, लेट्स से
अच्छा, उसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस पे भी सवाल है। आप मुझे बताएं सर, ये 1.5 साल की हुकूमत में कितने पुलिस अफसर आपने देखे होंगे जिनके ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई देखी हो, जिनके ऊपर कोई FIR कटी हो, जिन्होंने जुल्म करते हैं, जो रिश्वतें चलती हैं, जो बुरा हाल है पूरे सूबे का। तो आप मुझे बताएं ना, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो हम उनको दिखाएं कि भाई ये अगर आप गलत करोगे तो फिर आप अकाउंटेबल होगे। सर बिल्कुल स्कॉट फ्री सारा फिरता है, जिसका जितना बड़ा जिगर है वो इतना बड़ा हाथ डालता है। तो इससे पूरा पाकिस्तान, पूरा माशरा जो है वो करप्ट होता है। सर हमें इस पे जोर देना पड़ेगा, हमें कानून साजी करनी पड़ेगी। हमें इससे सिर्फ नहीं करनी पड़ेगी कि पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को हम उन पार्टियों के खिलाफ लगा दें जो मैंडेट लेके आए हो। हमें अपनी प्रायोरिटी स्टेट करनी पड़ेंगी सर, फिर ही शायद हम जो है ना अपने रास्ते का तयन कर सकें और सीधे रास्ते पे चल सकें। दूसरा सर, मैं ये जो ऑपरेशन की बात करते हैं ना कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है। सिंस मैं जनूबी वज़ीरिस्तान का हूं तो मैं आईनी शाहिद हूं। उस टाइम छोटा था, अब तो बाल भी सारे सफेद हो गए। सर मैं 2006 की बात करूंगा। 2006-4 से ये लोग कहते हैं कि आना शुरू हुए। 2006 में प्रॉपर ऑपरेशन साथ हुआ। 8 में हमारा एक्सीडेंस हुआ, हमें निकाला गया सर, हमें नीचे लाया गया। आज तक मेरे घर गिरे हुए। मैं आपको इसके बाद एक इंटरेस्टिंग एक एनोलॉजी बताऊंगा। मेरे सर घर गिरे हुए, मेरे खेत बर्बाद हैं, और ये 1.5 सालों में मैंने कोई एक ऐसी बात नहीं की इसके अलावा जो मेरे पास हो, क्योंकि मेरी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सर खुदा की कसम, मेरे बाग, सेब के बाग, अखरोट के बागों को आग लगाई गई सर। अब मुझे नहीं समझ आई कि वो आग किसने लगाई, हम तो नहीं थे। कोई ऐसा फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने जो हम इस 9 मई के वाकये पे भी बनाएंगे जो सीएम साहब ने कहा है। एट द सेम टाइम हम उस टाइम पे भी बनाएं कि हमें पता तो चले कि भाई ये कौन हमारे साथ कर रहा है। मेरे सर गिरे हुए घर, आज भी मुझे उसके सर 4 लाख रुपए पर घर, एक बाथरूम उससे बनता नहीं। मुझे अभी तो कोई पैसा नहीं दे रहा स्टेट। फिर कहते हैं हम नया ऑपरेशन करेंगे, ये पार्टी जो है ये हमारे साथ नहीं है, ये अफगानियों को सपोर्ट करती है। ये किस किस्म की बातें हैं सर? आप हमारे साथ बैठे तो सही कि हम आपको बताएं कि एक शेर में कितने वो होते हैं। आप पता नहीं किससे इररिलेवेंट लोगों से आप बातें करते हैं, जिनके कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, जिनके इलाकों में कोई जान पहचान नहीं है। आप आके मीटिंग्स कर देते हैं, अपना बयानिया दे देते हैं। मैं तो जब तक पॉलिटिकल वर्कर जाऊंगा नहीं अपने लोगों के पास, उनको मैं अपनी स्टेट की पॉलिसी नहीं बताऊंगा, तो कैसे स्टेट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे सर? फिर आप कहते हैं कि जी आसिफ खान जज्बाती हो जाता है, उसके पास कोई और बात नहीं है। उस सर आप लोग आराम से बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा था कि मैं 22 बात भी लंबी हो रही है कि 22 साल के ऑपरेशन से सर पहले 2006 में हमारा सिर्फ एक IGFC होता था। पेशावर में बैठते थे और पूरा ये एरिया कवर करते थे। अब IGFC साउथ अलहदा है और नॉर्थ इस जगह को देखते हैं। अब साउथ का जो IGFC है उसका जो AOR है सर, वो अब सिर्फ कन्फाइंड है साउथ वजीरिस्तान, पूरा साउथ वजीरिस्तान, नॉट इवन DA खान। DA खान के लिए हम एक नया वो एक नया हमने वो खोल दिया, उसको क्या कहते हैं, एक मेजर जनरल साहब आ गए जो DA खान, टांक, लकी के एरिया को देख रहे हैं। अच्छा सर, इन 22 सालों में आप बाकी सारी छोड़ दें, मेरा एक टेस्ट केस ले रहे हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट का। सर वहां पे रेट नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को बहुत मुश्किल से हमने 1862 से वो बैठा हुआ है टांक में, उसको हमने खींच के हमने जो है ना ऊपर एक टेम्पररी उसके लिए हमने अरेंजमेंट की, उसको भेजा। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिम्मत, वो गए, दूसरे दिन उसके ऊपर अटैक होता है और डिप्टी कमिश्नर साहब वापस अपने जो है ना टांक के दफ्तर में आके ओ सैम के बैठ गए। आई वुड नॉट ब्लेम हिम, ठीक है। अब मुझे बताएं ना सर कि 22 साल से पूरा हमारी IGFC साउथ जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट को देख रही है, जस्ट साउथ वजीरिस्तान, और एक्सीडेंस की वजह से हम तकरीबन 80% लोग टांग, DA खान, भक्कर, लैया, डेरा गाजी खान, अब ऑल द वे कराची, पूरा इस्लाम, हम पूरे पाकिस्तान में फैल गए। अब एक पूरी डिवीजन वो एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, अभी जो बाजावड़ में ऑपरेशन हुआ है सर, आपको पता है उस पर कितनी लागत आई है? उस पर तकरीबन अभी हम उसको डिस्कस कर रहे थे, को लगभग सर कुछ कम 4 अरब रुपए लगे हैं। और ये पूरा जो इन्होंने प्लान किया हुआ है इसको खत्म करने के लिए इनको 10 अरब रुपए चाहिए। सुने सर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कहां पैसा जा रहा है, कौन खर्च कर रहा है, पुलिस को भी चाहिए, LEAs को भी चाहिए, पैसा किधर जा रहा। अच्छा, अब टोटल मैं कहता हूं कि सर हमारे 35 डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे सूबे में, लेट से 20 में जो है ना हम ऑपरेशन करने जाते हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऑपरेशन करने जाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे या गांव में
10 अरब रुपए लगते हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं सर, ये कितने हो गए? 200 अरब रुपए हो गए। इतना मेरा डेवलपमेंटल बजट भी नहीं है। तो मैं एक तरफ मेरे डिमोलिश हाउसेस जो आप इस रियासत ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के खिलाफ उन्होंने इसको गिराया या गिर गए या जो भी हुआ, उसकी कॉम्पनसेशन 22 अरब रुपए है जो मुझे पिछले 14 साल से नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ मेरे एक डिस्ट्रिक्ट के सफाई में जो पता नहीं साफ होगा भी कि नहीं, इसको समझे जरा, 10 अरब रुपए लगते हैं। टोटल मेरे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 200 अरब रुपए बनता है। तो आप मुझे बताएं सर, ऐसे ऑपरेशन को मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। जो मुझे नजर आ रहा है कि आगे जाके तसादु ने हमने जाके टक्कर मारनी है दीवार से, हमेशा की तरह मारते आ रहे हैं, दोबारा मारेंगे। आई डोंट नो व्हाई वी आर बाइंग टाइम। क्यों हम लोगों को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते? लीडर इमरान खान साहब का सबसे बड़ा इस मुल्क पे एहसान कह लें या इस मुल्क का अलमिया कह लें, इसको फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, उसने गम ये किया है कि दानिस्ती से विद हिज इंटेलेक्ट उसने इस कौम की आंखें खोल दी हैं सर। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उन्होंने इस कौम की आंखें खोल दी है कि अब किसी को मैं कम से कम कन्विंस नहीं कर सकता अपनी पॉलिसीज के ऊपर। उनको बिल्कुल आया हो गया है दिन लाइट की तरह कि ये कौन और किस तरह हो रहा है और ये मजीद नहीं चल सकता। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट ये सर, मेरी रिक्वेस्ट कि हम ऐसे ऑपरेशन का कभी भी पार्ट नहीं बन सकते जो हमारे हड्डियों को जला के उसको राख करके और फिर भी वो खत्म ना हो। मेरी 80,000 लोग डेड, दे आर स्टिल डाइंग, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? माई पीपल आर डाइंग एवरी डे, आई गेट 2 लाख रुपीज, और वो भी लाइन में खड़े होकर जलील होते हैं लोग। अभी भी सैकड़ों केसेस हैं कि मुझे मेरे मरे हुए लोगों के उनको पैसे नहीं मिले, मेरे किसी का हाथ नहीं, किसी आंखें नहीं, किसी की टांगे नहीं, उनको पैसे नहीं मिलते। तो मैं किस तरह उनको सर डिफेंड करूंगा इस अपनी रियासत की पॉलिसीज? मैं नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू इट एनी मोर। ये क्लियर बात है सर, मैं कर ही नहीं सकता, मैं झूठ ही नहीं बोल सकता। मैं सियासत में लोगों को इस पांव पे खड़ा करने के लिए आया था, झूठ बोलने के लिए नहीं आया था, और कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला में देख रहा है। हमने उसको जवाब दे हैं, बाद में हम अपने वोटर्स को जवाब दे हैं सर। तो इससे जब सिक्योरिटी सिचुएशन बनती है, वॉर इकोनॉमी होती है, तो 3-4 क्या 100% भी आपका मैंडेट हो तो आप नहीं चल सकते। ये आप ध्यान में रख लें सर। उसके लिए हमें ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि हम फेडरल गवर्नमेंट को, जो मैंडेट के बगैर आई है, जिसको जबरदस्ती लाया गया है, जिसपे जो है ना नई अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स हो रही हैं, किस लिए? सिर्फ एक बंदे को दबाने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करता है, वो हक की बात करता है, वो सच की बात करता है, और पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। ये उसका सबसे बड़ा अलमिया है। तो मैं सर आखिर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। वो जो कहते हैं ना, यू कैन नॉट ओपन मल्टीपल फ्रंट्स एट वन टाइम, एंड गेस व्हाट वी आर डूइंग। हमने एग्जैक्टली मल्टीपल फ्रंट्स अपने ऊपर खोल दिए हैं। पहले वेस्ट होता था, 1947 में उस पर लगाया गया 65, 71, XYZ होते होते अब हम माशाल्लाह इधर आ गए। पहले ईस्ट होता था, अब वेस्ट हो गया। एक जो हमारा सर बाय द वे स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो हमने क्रिएट की, जो हमने समझे कि हम आगे जाके पूरा जो है ना सेंट्रल एशिया और सब कुछ कवर कर लेंगे, वो आज हमारे दुश्मन हैं। जो हमारी सरकार की पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें वो दुश्मन डिक्लेयर्ड हैं। आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि मैं इनको भूखा मार दूंगा। ठीक है, इस बात को समझे सर। हमारे बॉर्डर्स इस पार भी उस पार भी, ये हमारे अपने लोग हैं। हां, वो अफगानिस्तान में आते हैं, हम पाकिस्तान में आते हैं। हमें हार्मोनाइज बॉर्डर्स चाहिए सर, हमें हार्मनी चाहिए, उसमें हमें इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं, हमें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल न करें। हम मजीद इस्तेमाल नहीं होंगे। आप हमें जेल में डालते हैं, आप हमें सुसाइड बॉम्ब में मारते हैं, आप हमें जो है ना किसी गोली के थ्रू मारते हैं, आप हम मुल्क बदर कर देते हैं। लेकिन सर हमारी कम से कम मैं इस बात पे कन्विंस हूं, अगर इस रास्ते में अगर अल्लाह ताला मुझे ले गया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा। मेरी लीडर की भी यही सोच है, उसने अपनी पूरी मेहनत की है, उसको जेल में डाला गया है, इसी हवाले से लीस्ट बॉदर्ड, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिखा दी इसी दुनिया में। तो आया वो बाहर आएगा और इस मसले का हल ढूंढेगा। मैंने सर जो मैं छोटी सी बात,
टू मेनी फ्रंट्स की मैंने बात की। अब हमने कौन सा मार्ग लेना है? हमने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है, इंडिया क्या अफगानिस्तान? फिर हमारे इंटरनल जो हमारे जवानान हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्या कहती है? वो सर वो अपनी हक की बात करती है। वो जवान से पूछें वो क्या मारंग बलोच क्या कहती है? सर वो अपने हक की बात करती है। वो भी हमारी दुश्मन, पीटीएम के जवान भी हमारे दुश्मन। अच्छा, सारे नेशनलिस्ट जो तुम्हारी पार्टीज हैं वो हमारे दुश्मन, ठीक है ना? ट्राइबल एरिया में जितने भी लोग हैं वो कहते हैं वी आर द बेटर्स, वी हेल्प द तालिबान और द टेररिस्ट, हम भी दुश्मन, ठीक है ना सर? अब मुझे बताएं, टीटीपी भी दुश्मन, उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल जो हमारे वो बड़े बड़े वो बन गए वो भी हमारे दुश्मन। तो वी कैन नॉट अफोर्ड मल्टीपल फ्रंट्स एट वन टाइम। दिस वीक कंट्री दैट वी हैव बिकम, वी नीड सम स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज जहां पे हमें एक रास्ता मिले, हम आगे चल सकें। और सर ये जो माइंस एंड मिनरल्स की बात हो रही है ना, कल इस पे एक मीटिंग हुई है, तो मैंने एक ट्वीट किया जो मैं आपको सर पढ़ के सुनाऊंगा, इसी के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, ठीक है सर? उसमें मैंने लिखा है बड़ा इजीली, उसमें उन्होंने सर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं, साथ जो है वो अब जो उनकी अफेयर की चार कोई औरत है अमेरिकन एम्बेसी के साथ, काउंसलर जनरल बैठा हुआ है। तो मैंने सर उसमें उन्हें एक बात लिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सर, और इसके साथ ही मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा सर। मैंने उनको कहा है, सॉरी, the federal government cannot under any circumstances sideline the elected assembly and the people of Khyber Pakhtunkhwa by quietly negotiating rare earth minerals engagement with the US institutions. Such back channel dealings erode trust, undermine constitutional norms and risk further destabilizing a province already bearing a weight of national security challenges. This issue demands transparency, institutional respect and collective ownership amongst all key stakeholders. The Honorable Chief Minister of KP should urgently summon the US Consulate in Peshawar and convene all political forces to defend the province's right and establish a fair, lawful framework for pricing, extraction, revenue generation and equitable wealth distribution through the legislature. Sir, thank you very much. Thank you. मिस आमना सरदार MP हैं।